हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में, जहाँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आसान भाषा में समझाया जाता है ताकि हर कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, इसको हम ईसीआई भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि ये जो कमीशन है, ये जो आयोग है, ये पूरे देश में हमारे भारत में चुनाव करवाने का काम करती है। ठीक है, तो हमारे देश के आकार और विविधता को चुनावी प्रक्रिया के आयोजन में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो है वो काफ़ी बड़ा है आकार में। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है। हमने देखा था कि फ्रांस की तुलना में भारत 6 गुना बड़ा है। ठीक है, भारत में विविधता को भी हमें ध्यान रखना होगा। विविधता मतलब कि जैसे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, और भारत में जो जोग्राफिकल क्षेत्र है वो भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि कहीं पे पहाड़, कहीं पर फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, कहीं नदियाँ, कहीं प्लेन, कहीं पठार। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मौसम भी अलग अलग देखने को मिलते हैं भारत में। तो ये सब भारत की विविधता है। ठीक है, अब इन दोनों को ही चुनावी प्रक्रिया के आयोजन में इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, यहाँ हम चुनाव के उन विभिन्न प्रकारों पर दृष्टि डालेंगे जिसका आयोजन और पर्यवेक्षण भारत निर्वाचन आयोग करता है। पर्यवेक्षण यानी कि निगरानी रखना। ठीक है, जैसे कोई जो ये चुनाव हो रहे हैं ये गलत तरीके से ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखता है भारत निर्वाचन आयोग। और जो चुनाव के अलग अलग प्रकार होते हैं उन चीज़ पर भी ये ध्यान रखता है। ठीक है, तो अब हमें पुनरावलोकन करना है, मतलब थोड़ा सा विचार करना है। जो कि हम जानते हैं पहले से ही, उसको हमें रिकॉल करना है। ठीक है, तो भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। इसका मतलब क्या है कि भारत में संसद है, जो कि मैंने आपको बताया है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जो है इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा है इसको हम उच्च सदन बोलते हैं। तो भारत में क्या है, संसदीय लोकतंत्र है। और जो संसद में बैठने वाले लोग हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपी शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं, सांसद या फिर। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। तो जनता क्या करती है, जनता डायरेक्टली प्रधानमंत्री वगैरह को नहीं चुनती। ठीक है, जनता इन सांसदों को चुनती है, इनको जो है वो वोट देती है। और ये सांसद जब चुने जाते हैं तो ये सब लोग जो है वो लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, और वो सब लोग मिलकर अपना एक लीडर चुनते हैं जो कि प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो यही होता है संसदीय लोकतंत्र, यानी कि संसद के जो सांसद हैं, जो मेंबर हैं, वो जो हैं वो हमारे देश के हेड को चुनते हैं। ठीक है, ये है संसदीय लोकतंत्र। तो भारत में क्या है, संसदीय लोकतंत्र है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर नागरिक राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा, जो कि संसद का निम्न सदन है, उसके लिए प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि मतलब वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जो सारे के सारे लोकसभा में बैठेंगे ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सब जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, यह संपूर्ण देश को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर विचार करती है। मतलब जो लोकसभा है वो पूरे देश के मुद्दे पर यहाँ पर बात होती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त मतदाता यानी कि जो वोटर है वो अपनी पंजीकृत निर्वाचित क्षेत्र से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि जो लोकसभा है वो तो देश के स्तर पर काम कर रही है। ठीक है, वहीं जो अलग अलग राज्यों के लेवल पर, जो केंद्र शासित प्रदेशों के लेवल पर, वो विधानसभाएं होती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे लोकसभा है, यहाँ पर लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वैसे ही विधानसभाओं में लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमएलए। ठीक है, एमएलए के नाम से इनको जाना जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सारे के सारे वोटर कहाँ पर वोट करेंगे, जहाँ पर वो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस निर्वाचन क्षेत्र में वो रजिस्टर्ड हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वो वहीं पर ही वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सदस्य मुख्यतः क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब लोकसभा के सदस्य जो हैं, जो एमपी हैं, वो पूरे देश के मुद्दों पर ध्यान देते हैं। और जो राज्य के ये जो विधानसभाओं में प्रतिनिधि चुने गए हैं, ये क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान देते हैं। जैसे कि राज्य के लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक स्टेट है जैसे यूपी है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एमएलएस चुने जाएंगे वो यहीं की समस्या देखेंगे, वो पूरे देश की चर्चा नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है,
अब यह उनमें से केवल 2 प्रकार के चुनाव हैं। कौन से वाले? ये जो अभी हमने देखे, एक तो लोकसभा के और एक विधानसभाओं के। ये सिर्फ अभी 2 ही प्रकार के चुनाव हैं जिनका प्रबंध जो है वो भारत निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। मतलब इन दोनों का ही प्रबंध भारत निर्वाचन आयोग करता है, ये आपको याद रखना है। ये लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव करवाती है वो कौन सी बॉडी है? वो है भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो हम बाद के खंडों में अन्य प्रकार के चुनावों पर दृष्टि डालेंगे, तो हम और भी जो चुनावों के प्रकार होते हैं उनको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। आइए चुनावी प्रक्रिया की झलक प्राप्त करने से पहले भारत निर्वाचन आयोग से परिचित हो जाएं कि ये जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसे समझने से पहले हम ये तो समझ लें कि ये ईसीआई क्या है, जो चुनाव कंडक्ट करवा रही है ना, जो पूरी प्रक्रिया को संचालित कर रही है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक रिकॉल वाली बात ये भी है कि जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था ग्राम पंचायतों के बारे में और शहरी स्थानीय निकायों के बारे में, आपको याद है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि गांव के लेवल पर तो ग्राम पंचायत होती हैं, ठीक है, और शहरों के लेवल पर जो है वो स्थानीय निकायों में जैसे कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, ये सब होते हैं। और इनमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जो जनता है वो डायरेक्टली अपना प्रतिनिधि चुनती है वोट देकर, ठीक है। तो उनके विषय में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, इसीलिए बोलते हैं कि जिस क्लास में जो भी पढ़ा जाता है उसको आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हर क्लास में एनसीईआरटी आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है, ताकि जो 12th तक पूरी एनसीईआरटीज़ होती हैं तब तक जाकर आप इतने मेच्योर हो जाओ, इतने समझदार हो जाओ, ये चीज़ें आपको इतनी समझ आने लगे कि आपको फिर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर क्या चल रहा है? सिर्फ रटवाया जाता है, एग्ज़ाम दे दो और भूल जाओ, बस ये चीज़ हो रही है। लेकिन हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में आपके लिए काम आएंगी, जो भी आप अभी पढ़ रहे हो। क्लियर हुआ? तो इन चुनावों का प्रबंधन जो करते हैं, कौन से चुनाव? ये जो शहरी स्थानीय निकाय हैं जैसे नगर पालिका वगैरह और जो ग्राम पंचायतें हैं, इनका जो प्रबंधन करेगी वो करेगी राज्य निर्वाचन आयोग। ये हर एक राज्य की अलग होगी। जैसे यूपी के लिए ये आयोग अलग होगा, ठीक है, बिहार के लिए ये आयोग अलग होगा, ऐसी अलग अलग स्टेट के लिए ये अलग अलग आयोग होंगे जो ये वाले चुनाव करवाएंगे। और जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो पूरे देश के लेवल पर चुनाव करवाएगी, जैसे लोकसभा के और राज्य की विधानसभाओं के भी ईसीआई ही चुनाव करवाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग का एक संक्षिप्त परिचय, थोड़ा सा इसके बारे में अब जान ले रहे हैं कि ये है क्या है बेसिकली। तो ये आयोग जो है ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका क्या मतलब है? ये स्वतंत्र है, यानी कि किसी भी सरकार के दबाव से बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है, ठीक है। कोई भी इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, ना ही इसको पैसे देकर खरीद सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको स्वतंत्र बोल रहे हैं। और संवैधानिक निकाय का मतलब ये है, निकाय मतलब होता है एक बॉडी, ठीक है, बॉडी जिसमें कि कुछ मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। तो इसके कितने सदस्य हैं, कौन कौन है, उसको अब अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। बाकी ये संवैधानिक निकाय है, इसका मतलब ये है कि इसका हमें उल्लेख या फिर इसका जो मेंशन है वो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ईसीआई के बारे में हमारे संविधान में मेंशन्ड है। बाकी ऐसी और भी कई सारी बॉडीज़ हैं जिनका हमारे संविधान में उल्लेख नहीं होता है, तो वो संवैधानिक निकाय नहीं होते हैं, लेकिन इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र है और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है पूरा, ठीक है। यहाँ पर अब जो भी आएगा वो सब इम्पोर्टेंट ही है कि ईसीआई के बारे में अगर आपको लिखना है तो क्या है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था पूरे देश में। ये तो आप सभी को पता ही होगा, 1950 में, ठीक है। और यह भारत में लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य विधानसभाओं के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। किन किन के चुनाव ईसीआई करवाती है? तो इन सभी चीज़ों के, इन सभी बॉडीज़ के चुनाव करवाती है और राज्यसभा के भी ये चुनाव करवाती है, ठीक है। और जो हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं उनके भी चुनाव ईसीआई करवाती है और उपराष्ट्रपति के भी ईसीआई ही करवाती है। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारे प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? जनरल इलेक्शन, जब जनता ने डायरेक्टली वोट देकर
अपने प्रतिनिधि को चुना था। तो ये आम चुनाव हुए थे सबसे पहली बार 1951 से 52 में, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात हो रही है जब भारत आज़ाद था। ओके, क्लियर हुआ कि 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय चुनाव वगैरह नहीं हुए थे। 1950 में जो है वो संविधान को लागू कर दिया गया था और उसके अगले ही साल फिर यहाँ पर 51 से लेके 52 में यहाँ पे चुनाव होते हैं भारत में सबसे पहली बार, ठीक है, स्वतंत्र भारत में। ये आपको क्लियर हुआ। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि स्वतंत्र भारत में चुनाव कब हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक इमेज देखने को मिलेगी, दिल्ली में जो है वो भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय है, एक ऑफिस है, ये देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हेडक्वार्टर है ईसीआई का, ठीक है, हेडक्वार्टर क्या होता है, एक किसी बॉडी का सबसे मेन ब्रांच जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे बड़ा ऑफिस होता है। तो ये हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है, ठीक है, ये आप याद कर लेना, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, ईसीआई का। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित अति महत्वपूर्ण कार्य करता है। काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है वो कौन कौन से हैं ये आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो चुनाव की तिथियों का निर्धारण करना कि चुनाव कब होंगे, वोटिंग कब करवाई जाएगी, वोटों की कैलकुलेशन कब होगी और रिजल्ट कब तक घोषित किए जाएंगे, ये सब कुछ ईसीआई ही देखती है। तो कोई भी जो सरकार है वो अपनी इच्छा से कोई चुनाव की तारीख तय नहीं कर सकती है, ठीक है। ये काम सिर्फ और सिर्फ ईसीआई का है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण यही करवाती है। राजनीतिक दल मतलब जैसे पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे कि बीजेपी है, ठीक है, जैसे कि कांग्रेस है, ठीक, और भी कई सारी पार्टीज़ हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, ये कई सारे तुम्हारे राजनीतिक दल देखने को मिलेंगे। अब ये सब ना वोट कब लड़ सकते हैं, जब ये ईसीआई पर रजिस्टर्ड हों, ठीक है। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो ये वोट नहीं लड़ सकते हैं, पंजीकरण जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, और ये जो है वो अभी तक ईसीआई पर रजिस्टर्ड है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकती है, ठीक है। ये सिर्फ अभी फेमस तौर पर ये काम कर रही है और एक मूवमेंट के रूप में ये काम कर रही है, बाकी और कुछ नहीं है इसका। तो पहला इंपॉर्टेंट काम ये हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये हुआ। अब तीसरा इंपॉर्टेंट काम है आदर्श आचार संहिता लागू करना। आदर्श मतलब जो उचित है, ठीक है, जो ठीक है काम, कोई भ्रष्टाचार वगैरह नहीं हो। और आचार मतलब व्यवहार, और संहिता मतलब होता है नियमों का एक पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक है। तो ये आदर्श आचार संहिता जो होती है, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अच्छी तरीके से बिहेव करना होता है। अच्छी तरीके से कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सरकारी पैसे से अपना प्रचार नहीं करेगा, कैंपेनिंग नहीं करेगा। जैसे हमने क्लास 8 के एग्जाम्पल में देखा था ना, सूर्योदय विद्यालय के एग्जाम्पल से हमने देखा था कि 3 कैंडिडेट थे और वो अपना प्रचार कर रहे थे अलग अलग तरीके से। तो वैसे ही ये राजनीतिक दल भी अपना अपना प्रचार करते हैं, लेकिन उसके लिए ये सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकारी गाड़ियों का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये वोट नहीं मांग सकते हैं, और जो वोटर्स हैं उनको पैसे देकर, कोई गिफ्ट देकर ये वोट नहीं मांग सकते हैं। ये सारी आदर्श आचार संहिता में आते हैं, ठीक है। और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, या कभी कभी कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ लागू हो जाती है इलेक्शन से पहले। जब इलेक्शन की तारीख घोषित कर देती है ना ईसीआई, तब वो ये लागू कर देती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगला इसका काम है, चौथा काम, ये तीसरा काम था आचार संहिता लागू करना। चौथा काम है कि संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करना, ठीक है। पूरा जो चुनाव हो रहा है वो गलत तरीके से तो नहीं हो रहा है, ये सारी देखरेख ईसीआई ही करती है। तो ये 4 इसके इम्पॉर्टेंट काम हो गए, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। अब लास्टली हम बात कर ले रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग की संरचना, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से है। तो सबसे ऊपर है हमारा भारत निर्वाचन आयोग। ये 3 लेवल पर काम करता है, राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश के लेवल पर, फिर राज्य या केंद्र को हम संघ भी बोल देते हैं, तो संघ शासित प्रदेश के लेवल पर भी ये काम करता है। क्लियर? जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, जो हमने 8 यूनियन टेरिटरी पढ़ी थी, वही मतलब है यहाँ पर, ठीक है। और एक है जिला स्तर, क्योंकि पूरा जो देश है वो राज्यों में बटा हुआ है और राज्य फिर जिले में बटे हुए हैं,
ठीक है। अब राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन लोग हैं, तो ईसीआई में मेनली ये 3 ही मेंबर होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पर मैंने हिंदी के इंग्लिश टर्म लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि हिंदी के ये जो टर्म है इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन याद आपको हिंदी के रखने होंगे। ओके, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक तो आयुक्त यानी कि एक ऑफिसर ही होते हैं या अधिकारी ही होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पे कमिश्नर बोल रहे हैं। तो सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये मेन हेड हैं ईसीआई के। और इसके अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त और होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, जो कि यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मदद करते हैं। समझ गए। तो टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने मेंबर हैं भारत निर्वाचन आयोग में, टोटल हैं 3। क्लियर हुआ। अब राज्य के लेवल पर कौन से अधिकारी काम करते हैं उनको देख ले रहे हैं। तो राज्य के लेवल पर होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इस्तेमाल किया गया है, कमिश्नर है ये और ये अधिकारी है। ये डिफरेंस है स्टेट और सेंटर के लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट के लेवल पे बात हो गई। अब जिला स्तर पर देखो, जिला स्तर पर है जिला निर्वाचन अधिकारी। ये तो आसान है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि डीईओ। एक सीईसी है, एक सीईओ है और एक डीईओ है। क्लियर हुआ। अब इस जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे जो हैं वो 2 लोग काम करते हैं। किस तरीके से काम होता है, यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी होता है एक। तो निर्वाचन अधिकारी मतलब कि जिसको हम बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आरओ जो है। ये क्या करता है निर्वाचन अधिकारी, ये चुनाव का संचालन करता है, पूरा मैनेजमेंट देखेगा, चुनाव करवाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और है जिसका नाम है यहाँ पे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, यानी कि निर्वाचन हो गया इलेक्टोरल, ठीक है, यहाँ पे इलेक्टोरल हो गया, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन और अधिकारी मतलब ऑफिसर। तो ERO हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। क्या है इसका नाम, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी। अब क्योंकि यहाँ पे पंजीकरण आ रहा है मतलब ये क्या करेगा, ये मतदाता सूची का प्रबंधन करेगा, यानी कि जो वोटर्स हैं उनको रजिस्टर करवाएगा, ठीक है, ईसीआई के अंतर्गत उनको रजिस्टर करवाएगा, इसीलिए यहाँ पे पंजीकरण इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये सारे के सारे ऑफिसर्स के नाम और इनके काम आपको याद करने हैं, ठीक है। अब देखो इन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता दूं तो सबसे ऊपर है हमारी ईसीआई, ठीक है। ईसीआई के नीचे कौन काम करता है, या हम ये बोल सकते हैं कि ईसीआई में कौन काम करता है, सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और इसके साथ में 2 और कमिश्नर जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं। क्लियर हुआ। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे काम करता है सीईओ, यानी कि सीईओ कौन है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि स्टेट के लेवल पर काम करता है, ठीक है, ये स्टेट के लेवल पर काम करेगा। और स्टेट के अंतर्गत कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डीईओ बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करेगा, जो कि इसी के नीचे आएंगे सारे के सारे। और डीईओ के नीचे आएगा आरओ और ईआरओ, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, जो क्या करवाएगा, चुनाव का प्रबंधन करवाएगा। और ईआरओ आएगा, ईआरओ क्या करवाएगा, वोटर लिस्ट तैयार करवाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ समझकर देखो। जो आरओ और ईआरओ हैं ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट देंगे, जो भी अपने अपने लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में भी तो डिवाइडेड होंगे ना, पूरा एक जिला एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ये दोनों काम कर लेते हैं, और ये सारे के सारे ऑफिसर फिर इसको रिपोर्ट करेंगे कि हमने क्या क्या किया और कितने वोटर हैं, क्या वोटर लिस्ट है, सब कुछ ये इसको बताएंगे, ठीक है। अब ये डीईओ जो हैं, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के ये जो ऑफिसर हैं, ये मिलकर अपने स्टेट वाले अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो अलग अलग स्टेट हैं भारत में, उन सारे के स्टेट के अधिकारी जो हैं वो सब मिलकर अब यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके पास में सारा का सारा डेटा आ जाएगा, और इस तरीके से ये पूरे देश के लेवल पर जो है वो वोटिंग या निर्वाचन या इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। आई होप सो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी आपको ये याद रखना है कि किसका क्या काम है। एक बार और हम अच्छे से रिवीजन कर ले रहे हैं कि काम किसका क्या है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो।
तो भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करता है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। फिर राज्य के लेवल पर जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है, बस इतना ही मेंशन्ड है। जिला के स्तर पर जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और ये क्या करता है, ये जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं ये 2 ऑफिसर, और इसमें से एक का नाम है निर्वाचन अधिकारी जो कि चुनाव कंडक्ट करवाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर है, और एक है निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी। इसके नाम में पंजीकरण आ रहा है तो समझ जाओ कि ये वोटर लिस्ट तैयार करवाएगा, वोटर्स को रजिस्टर करवाएगा ये, ठीक है। क्लियर हुआ, ये सारे के सारे लोगों के काम हो गए, आपको ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी इसके बाद में जो है ये हमने ईसीआई के बारे में जान लिया है। अब इसके बाद में है निर्वाचन प्रक्रिया का प्रबंधन। अब ये होती कैसे है निर्वाचन प्रक्रिया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।